9th of June and 10th of June. Okay. Starting from the SIPRI report on the nuclear arms. ये तो अपने को पहले से ही पता कि जो SIPRI है वो न्यूक्लियर आर्म्स इन सब के बारे में रिपोर्ट निकालता है. इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, लाइक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयरबुक 2026 रिलीज. अब क्या बताया इन्होंने, तो टोटल न्यूक्लियर वेपन्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 12,187 न्यूक्लियर वॉर हेड्स एज ऑफ जनवरी 2026 में. तो न्यूक्लियर वेपन है 12,000, बस अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हैं. न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, पूरा ग्लोबली बात कर रहा है ना. ओके. एंड देन इंडिया इंक्रीज्ड इट्स न्यूक्लियर वॉर हेड्स टू एन एस्टिमेटेड 190. चाइना के पास तो 620 है न्यूक्लियर वॉर हेड्स. तब तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया के पास तो सिर्फ 190 है और पाकिस्तान के पास 170 है. तो चलो पाकिस्तान से तो हम लोग बेटर कंडीशन में है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में तो अपन बहुत पीछे हैं. देन ऑफ विच 12 वॉर हेड आर डिप्लॉयड ऑन दी मिसाइल, और उनमें से 12 वॉर हेड तो डिप्लॉयड है मिसाइल्स में. एंड देन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई 2.9 ट्रिलियन इन 2025. ये US डॉलर में बता रहा है. मार्किंग दी 11th कॉन्सिक्यूटिव ईयर ऑफ इंक्रीज. तो 11वां साल है ये, मतलब हर साल मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ ही रहा है. हाँ, ये तो बढ़ेगा ही वैसे भी. ओके. देन इंडिया रैंक्ड एज दी 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली विद US डॉलर 92.1 बिलियन इन 2025. तो हम 92 बिलियन डॉलर है वो एक्सपेंड करते हैं. हमने 2025 में इतना एक्सपेंडिचर किया था और हम 5वें नंबर पे है मिलिट्री स्पेंडिंग में. सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग मिलिट्री में तो USA करता है, ये तो पता ही है. तो USA के बाद इंडिया, सॉरी USA के बाद इंडिया बोलते हो. USA टॉप पे है एंड 5th नंबर पे इंडिया है. ठीक है. थोड़ा रैंकिंग का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि UPSC पूछते रहता है कि इसके बाद ये है कि ये है. तो बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया फर्स्ट 3 में तो नहीं है मिलिट्री स्पेंडिंग में. और भी बाकी कंट्रीज़ है जो कि वॉर पे है, तो उन लोग एक्सपेंडिचर मिलिट्री पे ज़्यादा करेंगे ना. हम तो अभी एट प्रेजेंट किसी के साथ वॉर में नहीं है, इसलिए. बट उसके बावजूद क्योंकि इंडिया की डेमोग्राफी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की जो बाउंड्री है वो भी बहुत लंबी है, इसलिए हमको मिलिट्री स्पेंडिंग भी ज़्यादा करना पड़ता है. एंड देन आर्म्स इम्पोर्ट, इंडिया रिमेन सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर. तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है अपन, जस्ट आफ्टर यूक्रेन. ठीक है. सबसे ज़्यादा यूक्रेन इंपोर्ट कर रहा है एंड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्ट करने में इंडिया है. अब इंडिया होगा भी क्योंकि इंडिजिनसली हम आर्म्स वगैरह मैन्युफैक्चर उतना ज़्यादा करते नहीं हैं, तो दिक्कत ही है. 8% शेयर हमारा आर्म्स इंपोर्ट में चला जाता है. देन आर्म्स एक्सपोर्टेड, आर्म्स एक्सपोर्ट्स USA है 42% शेयर है उसका. मतलब जितना भी आर्म्स एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा तो देखो USA ही एक्सपोर्ट कर रहा है आर्म्स को. अब इतना मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है तो फिर वो एक्सपोर्ट ही तो करते रहता है. देन फ्रांस है, रसिया है, जर्मनी है, चाइना है, अकाउंटेड फॉर दी 30%. ये सब मिलके 30% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. देन जो ग्लोबल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, दी नंबर ऑफ इंटरस्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स डबल्ड फ्रॉम 3 in 2024 to 6 in 2025, highlighting rising geopolitical instability. The number of interstate armed conflicts doubled from 3. जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट है ग्लोबली, पहले 3 था 2024 में, अब 6 हो गया. तो ये दिखा रहा है ना कि कैसे जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. तो ये ऐसे में लिखने के काम आएगा, है ना, कि कैसे ग्लोबली जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है. तो हम बताएंगे कि 2024 में तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 3 था, आई मीन इंटरस्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की. ठीक है. प्रॉपर टर्म यूज़ करना है. इंटरस्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पहले 3 था 2024 में, एंड एट प्रेजेंट आई मीन 2024 में ये डबल ही हो गया. एंड देन नेक्स्ट, टेक्नो स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर, ग्रोइंग यूज़ ऑफ द AI, ड्रोन स्वाम्स. तो ये ड्रोन स्वाम्स है, इस टर्म को भी याद रखना. देन ऑटोनमस वेपन्स, साइबर टूल्स एंड वेपनाइजेशन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर एंड सप्लाई चेन्स इज रीसेपिंग मॉडर्न वॉरफेयर एंड जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. फिर ग्लोबल मैकेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर डिज़ार्मामेंट. क्या ग्लोबल मैकेनिज्म है न्यूक्लियर डिज़ार्मामेंट के लिए? एक तो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस का डिज़ार्मामेंट अफेयर्स, बस नाम पता होना चाहिए. देन कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिज़ार्मामेंट 1978,
फिर मेजर ट्रीटीज़ है, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है न्यूक्लियर वेपन का 1968 में, जो कि न्यूक्लियर वेपन है उसको स्प्रेड से रोकता है। वाइल प्रोमोटिंग दी पीसफुल न्यूक्लियर यूज़ आप कर सकते हो ऑन डिसआर्मामेंट, लेकिन न्यूक्लियर वेपन को फॉर ऐसे बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए इनमें यूज़ नहीं कर सकते, उसको प्रोलिफरेट करने से रोकेंगे। देन CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी बैन करता है सारी टाइप की न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन्स को। देन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स 2017, जो कि बैन करता है डेवलपमेंट, प्रोसेस एंड स्टॉक पाइलिंग एंड द यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। देन नेक्स्ट इज इंटरनेट डिजिटल डिवाइड। अच्छा, तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, एक तो सिपरी है जो कि वही न्यूक्लियर आर्म्स से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स निकालती है, जिनमें हमको ये पता चला कि ग्लोबली 12,000 के अप्रॉक्सीमेटली वॉर हेड्स हैं। इंडिया के पास तो 190 है, पाकिस्तान के पास 170 है एंड चाइना के पास तो 620 है। आर्म्स इंपोर्ट करने में हम सेकेंड नंबर पे है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 5वें नंबर पे है ना। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर USA करता है, एक्सपोर्ट भी USA करता है। वही फिर ग्लोबल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, 2024 में 3 थे और वो डबल हो गया 2025 में, तो ग्लोबल इनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है ना। और कुछ टर्म याद रखा था हमने, इंटरस्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक, और ड्रोन स्वाम्स। देन इंटरनेट डिजिटल डिवाइड, ये बेसिकली मेंस में यूज़ करेंगे अपन। तो NCAER रिपोर्ट हाईलाइट्स द हिडन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। तो हिडन वाला डिजिटल डिवाइड इंडिया में देखने को मिला कहाँ, द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ द डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया, रिपोर्ट बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो डायरेक्टली NCAER करके लिख सकते हैं कि NCAER का रिपोर्ट है वो हाईलाइट करता है दैट सेवरल ओवरलैपिंग डिजिटल डिवाइड्स डिस्पाइट इंडियाज इंटरनेट यूज़र बेस सरपासिंग 1 बिलियन बाई 2025। तो ये बहुत सारे जगह हम यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक है, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी डिजिटल डिवाइड क्यों है? अगर इंटरनेट यूज़ करने वाले 1 बिलियन से ज़्यादा है, फिर क्या है का डिजिटल डिवाइड, इसलिए तो इसको हिडन डिजिटल डिवाइड बोल रहा है कि ये डिजिटल डिवाइड दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 1 बिलियन 2025 डेटा ये बोल रहा है कि इतने तो इंटरनेट यूज़र्स हैं इंडिया में, देन फिर भी डिजिटल डिवाइड क्यों हो रहा होगा? तो वही बात है कि हिडन डिजिटल डिवाइड क्यों है। डिवाइस डिवाइड है, सबसे पहली बात तो डिवाइस है, उसमें डिवाइड देखने को मिला। 95% जो हाउस होल्ड है वो ओन करते हैं मोबाइल फ़ोन, ओनली 8% ओनली कंप्यूटर और लैपटॉप, क्रिएटिंग अ मोबाइल ओनली इंटरनेट एक्सपीरियंस दैट लिमिट्स द प्रोडक्टिविटी। तो देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोबाइल से हो सकते हैं और कुछ काम ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से होने वाले हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर। तो लोगों को ये एक्सपीरियंस तो है कि मोबाइल का इंटरनेट कैसे क्या क्या किया जा सकता है, बट जो लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाला है वो तो नहीं पता है लोगों को। 95% हाउस होल्ड के पास मोबाइल फ़ोन तो ओन कर रहे हैं वो, लेकिन सिर्फ 8% ही है जो कि ओन कर रहे हैं कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ये तो बहुत कम है, 10% भी नहीं है। तो मोबाइल ओनली इंटरनेट का एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन उनकी अब प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम लिमिट हो जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स फ़ोन में नहीं होते हैं। दैन दी कनेक्टिविटी गैप भी है डिस्पाइट मैसिव एक्सपांसन, कि इतना एक्सपांसन होने के बावजूद 27.5% ये जो है इंडियंस हाउस होल्ड रिमेन एंटायरली ऑफलाइन। तो चलो इतना एक्सपांसन तो हुआ, 1 बिलियन यूज़र्स तो है, लेकिन उसके बावजूद जो 27.5% इंडियन हाउस होल्ड है वो अभी तक एंटायरली ऑफलाइन है। तो बहुत के पास तो ऐसा भी है कि वो ऑन तो कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, लेकिन उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना। तो 27% अभी भी इंटायरली ऑफलाइन है। देन यूजेज स्क्यू, तो इंटरनेट इंगेजमेंट इज़ ओवरवेलमिंगली ड्रिवन बाय द इंटरटेनमेंट, कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात है ना कि ओवरवेलमिंगली आप सिर्फ इंटरनेट के लिए ही आप उसको यूज़ कर रहे हो, लाइक 66%, है ना। एंड सोशल मीडिया फिर 53.8%, विथ लिमिटेड अपटेक ऑफ द एजुकेशन। आप इंटरनेट डलवा रहे हो और उसमें एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे हो, 16.1%, एंड गवर्नमेंट सर्विसेज 11.4%।
and government services 11.4%. The dependency factor 20.4% of the household requires outside help to navigate the digital services. The dependency factor 20.4% of the household है, वो रिक्वायर कर रहा है आउटसाइड हेल्प, कि खुद को नहीं आ रहा है चलाना कि कैसे ये सर्विसेज हमको यूज़ करनी है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी फैक्टर भी है यहाँ पर। इंटरनेट यूज़र सबके सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आई मीन 1 बिलियन यूज़र्स अगर है भी, तो उसके बाद भी वो उनमें 20% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत है उनको नेविगेट करने के लिए डिजिटल सर्विसेज से। बढ़िया डेटा है, कहीं पर भी यूज़ कर सकता है ना। ये थिंकिंग अपने को पढ़ने के बाद ही आएगी, ऐसे खुद से हम सोच पाएंगे ये तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें कैसे कैसे याद रखना है अपने को, जब भी अगर डिजिटल डिवाइड वगैरह के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाए तो ये बेसिकली सोसाइटी वाले क्वेश्चन में आएगा, सोसाइटी वाले टॉपिक में। तो वहाँ पे हमको हिडन डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करनी है, जहाँ पे ये बताना है कि चलो जो इंडिया में इंटरनेट यूज़र्स है, वो यूज़र बेस है वो 1 बिलियन से ज़्यादा है बाई 2025, लेकिन जो 95% मतलब डिवाइस डिवाइड है इंडिया में, है ना। यूज़र्स ऐसे हैं इंटरनेट यूज़र, लेकिन पहला दिक्कत तो ये है कि डिवाइस डिवाइड है। 95% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि ओन करते हैं मोबाइल फ़ोन एंड उनके पास एक्सपीरियंस है बस मोबाइल इंटरनेट का। कंप्यूटर एंड लैपटॉप यूज़ करने वाले 8% हाउस होल्ड ही है, एंड देन जिसके कारण लिमिट का हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लिमिट हो जाती है। एंड देन सेकेंड थिंग वॉज कनेक्टिविटी गैप। कनेक्टिविटी गैप मतलब क्या कि इतना मैसेज एक्सपांसन होने के बावजूद 27% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली इंटायरली ऑफलाइन है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी नहीं है, फ़ोन है कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टिविटी गैप। देन यूजर्स स्क्यू कि ओवरवेलमिंगली 66% जो इंटरनेट एंगेजमेंट है वो इंटरटेनमेंट में देखने को मिलता है। अनदर जो 53.8% है वो सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। मतलब कि हम सिर्फ बेसिकली इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं क्या। एजुकेशन के लिए देखो 16.1% यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तो और कम 11.4% ही गवर्नमेंट सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं इंटरनेट से। खुद अपने ही फ़ोन को चेक करके देख लो कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज वाले ऐप हैं आपके फ़ोन में। एंड देन द डिपेंडेंसी फैक्टर 20.4% ऑफ द हाउस होल्ड रिक्वायर आउटसाइड हेल्प, और ये 20% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत होगी नेविगेट करने में डिजिटल सर्विसेज। तो देन परसिस्टेंट डेमोग्राफिक गैप्स भी है कि जेंडर रिमेन्स अ प्राइमरी एक्सिस ऑफ एक्सक्लूजन, ओनली 35% ऑफ द वर्किंग एज वुमेन। तो जितने अगर 100% वर्किंग एज वुमेन हैं, उनमें सिर्फ 35% वर्किंग एज वुमेन हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं कंपेयर टू दी 57.6% ऑफ द मैन। वहीं पे अगर 100% वर्किंग मैन है तो वो तो 57.6 है, मतलब लगभग 60% मैन है, वर्किंग मैन है, वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और वहीं पे वर्किंग वुमेन है उनमें से सिर्फ 35% ही यूज़ कर रही है इंटरनेट को। देन एज बेस्ड इन एक्सक्लूजन भी है, वो भी स्टार्क है बहुत ज़्यादा। ओनली 9.4% ऑफ द एल्डरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑनलाइन। सिर्फ 10% रफली 10% एल्डरली पॉपुलेशन ही इंगेज कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना। तो एज एक्सक्लूजन भी है। तो क्या किया जाना चाहिए, तो इम्प्रूव दी कनेक्टिविटी क्वालिटी, कनेक्टिविटी की क्वालिटी बढ़ाओ। इंटरनेट स्पीड ही नहीं दे रहा है तो कैसे हम अगर गवर्नमेंट प्रमाइसिस में भी रहते हैं ना अपन, तो भी वो इंटरनेट अच्छा से काम नहीं करते रहता। तो मेन तो आपको क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा कनेक्टिविटी क्वालिटी, एक्सपांड करना अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड की बाकी जो पुअर पीपल है वो क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं इंटरनेट को, क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं है, इतने महंगे हैं, है ना। तो अब इंसान खाने के बारे में सोचेगा कि इंटरनेट के बारे में सोचेगा। तो एक्सपांड करना पड़ेगा अपने को अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड पब्लिक वाईफाई टू ब्रिंग दी ऑफलाइन पॉपुलेशन को ऑनलाइन लाने के लिए, एंड इनेबल करना हायर ऑर्डर यूज़ केसेस बियॉन्ड दी मोबाइल एंटरटेनमेंट। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हमको यूज़ नहीं करना है इंटरनेट को, एजुकेशन गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करने के लिए भी यूज़ करना होगा। एंड देन इन्वेस्ट इन दी नेक्स्ट जनरेशन, तो इंटीग्रेट करना डिजिटल लिटरेसी इनटू स्कूल करिकुला। तो स्कूल के करिकुला में ही आपको डालना होगा डिजिटल लिटरेसी, है ना। तो ताकि आप फोकस भी कर सकें मैटरनल एंड पैटर्नल एजुकेशन टू ब्रेक दी इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ द डिजिटल इनइक्वालिटी। अब क्योंकि आप बच्चों को अगर डिजिटल लिटरेसी सिखा दोगे तो वो अपने घर में मैटरनल और पैटर्नल एजुकेशन को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इंटर जनरेशनल जो ट्रांसमिशन है डिजिटल इनइक्वालिटी का वो भी हो पाएगा। एंड देन प्रोवाइड करना डिजिटल असिस्टेंस टू दी ओल्डर एडल्ट्स हैं उनको डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करना।
एक्सपांड करना कम्युनिटी बेस्ड असिस्टेड डिजिटल सर्विस सेंटर्स एंड डिज़ाइन। एक तो डिजिटल सर्विस सेंटर आप खोल सकते हो जहाँ पे असिस्टेंस दी जाएगी। देन डिज़ाइन करना, फ़ोन को ही आप ऐसे क्यों नहीं डिज़ाइन कर लेते कि वो थोड़ा लैंग्वेज फ्रेंडली हो, ओल्ड एज फ्रेंडली हो, अगर उनको नहीं आ रहा है तो बताइए कि क्या करना है। देन वर्नाकुलर इंटरफेस होना चाहिए, लाइक रीजनल लैंग्वेजेस वाली, है ना, टू इंश्योर दैट एल्डरली आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेलफेयर बेनिफिट। ये इंश्योर करने के लिए कि जो एल्डरली है वो वेलफेयर बेनिफिट से एक्सक्लूड ना हो। क्लोज दी जेंडर गैप्स को कम करना। मूव बियॉन्ड हाउस होल्ड लेवल एक्सेस टू मेजर एंड एड्रेस इंट्रा हाउस होल्ड inequalities, ensuring women from all socio-economic backgrounds have independent access and use। क्लोज करना जेंडर गैप को। मूव बियॉन्ड हाउस होल्ड लेवल एक्सेस टू मेजर एंड एड्रेस इंट्रा हाउस होल्ड इनक्वालिटीज़ को, ये सारी चीज़ें को क्या करेगा, क्लोज करेगा जेंडर गैप को। एंड देन गैलेंट्री अवार्ड्स। ओके, तो गैलेंट्री अवार्ड्स, अब देखो आर्मी वगैरह के बारे में यूपीएससी पूछते रहता है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स को एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है प्रीलिम्स के टाइम पे, और रिवाइज कर लेते हैं। मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी, थोड़ा कन्फ्यूज़न तो था, अब जाके क्लियर हो गया। तो गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? रिकॉग्निशन गिवन फॉर द एक्ट्स ऑफ द ब्रेवरी। तो ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, वेलर एंड सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए, ड्यूरिंग बोथ वॉर टाइम एंड पीस टाइम। पीस टाइम पे भी आप ब्रेवरी, वेलर या सेल्फ सेक्रीफाइस शो कर रहे हो, या वॉर टाइम के टाइम पे भी कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। कन्फर्ड बाई, कौन करता है कन्फर्ड? ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, क्योंकि प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेज के। ऑफिशियली अनाउंस्ड ट्वाइस अ ईयर, साल भर में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं। ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे ये अनाउंस किए जाते हैं। तो साल में 2 बार आपको आपकी ब्रेवरी के कारण अवार्ड मिलेगा, है ना। देन नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही होगी। इन्वाइट करती है रिकमेंडेशन ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो आर्म्ड फोर्सेज से भी रिकमेंडेशन से इन्वाइट करेंगे एंड होम अफेयर से भी। देन वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? वॉर टाइम जो होंगे उसमें उसके कौन कौन से हैं? एक तो परमवीर चक्र, ये तो सुना भी होगा, देखा भी होगा, ये जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनको मिलते रहता है। परमवीर चक्र हाईएस्ट है, देन महावीर चक्र एंड देन वीर चक्र। तो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। इंस्टीट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950, तो बहुत पहले का है, 1950 का के टाइम का, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तब का है। विद इफेक्ट फ्रॉम, और ये इफेक्ट में कब आया था? 15 अगस्त 1947 से ही आ गया था, लेकिन हमने इंस्टीट्यूट किया 26 जनवरी 1950 को। देन पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में क्या होता है? अशोक चक्र हाईएस्ट है। तो ये पीस टाइम पे अगर कोई वैलर, ब्रेवरी, ये सब सेल्फ सेक्रीफाइस, ये सब शो कर रहे हैं तो उनको अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र ये मिलता है। तो अशोक चक्र है वो हाईएस्ट है, देन कीर्ति चक्र, देन शौर्य चक्र, ठीक है। तो ओरिजिनली दे वर नेम्ड अशोक चक्र क्लास 1, 2 एंड 3, बट बाद में इसको रीनेम किया गया 1967 में। तो ये रीनेम कब हुआ था? 1967 में। तो 1, 2, 3 क्लास 1, 2, 3 की जगह अलग अलग नाम ही दे दिए, कीर्ति एंड शौर्य, ठीक। देन इंस्टीट्यूटेड ऑन दी 4 जनवरी 1952, तो ये तो बाद में हुआ। पहले हम लोग ये सोचते थे कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड ही देंगे, फिर बाद में हमको समझ है बाद में भी तो जो ब्रेवरी, वैलर ये सब शो कर रहे हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस, तो उनको भी तो देना चाहिए। तो ये हमने पीस टाइम वाला बाद में इंट्रोड्यूस किया विद इफेक्ट फ्रॉम दी 15 अगस्त 1947। देन नेक्स्ट वन इज स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो क्या कर रही है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका तो पहले आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल 243I, ठीक है। कहाँ है? इसमें नहीं दिया है, अच्छा दिया तो है, 243I। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है एस्टैब्लिश्ड अंडर 243I ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज़। तो ये क्या करते हैं? रिकमेंडेशन करेगी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट की रेवेन्यू का। जैसे फाइनेंस कमीशन क्या करती है? सेंटर की रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी सेंटर स्टेट के बीच में, वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट की रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल बॉडीज़। की चैलेंजेस क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास? एक तो डेटा फ्रेगमेंटेशन एंड साइलोज है, प्रिवेंट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को कि वो एक्सेस कर सके एक हॉलिस्टिक व्यू परफॉर्मेंस ऑफ द लोकल बॉडीज़, क्योंकि लोकल बॉडीज़ का जो डेटा है वो एकदम साइलोज में है, फ्रेगमेंटेड तरीके से है, तो एक हॉलिस्टिक व्यू परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है लोकल बॉडीज़ का। देन लैक ऑफ
डिसएग्रीगेटेड डेटा। डिसएग्रीगेटेड डेटा मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ दी पंचायत लेवल एंड सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग लिमिट्स परफॉर्मेंस बेस्ड फिजिकल एनालिसिस। तो जैसे फाइनेंस कमीशन करती है ना परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेट का परफॉर्मेंस बेस्ड फिजिकल एनालिसिस, और जो अच्छा कर रहा है उसको ज़्यादा और इंसेंटिवाइज करने के लिए ज़्यादा पैसे दो। बट यहाँ पे पंचायत लेवल पे तो एक्सेस है, सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर ट्रैक नहीं कर पा रहे अपन, लिमिट कर दे रहा है उनका परफॉर्मेंस बेस्ड फिजिकल एनालिसिस, हम उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं कर पा रहे हैं। द नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट्स across states and lack of consolidated finance statement complicate क्रॉस स्टेट कंपैरिजन। अब स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है तो अक्रॉस स्टेट्स भी हम लैक ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लायंस क्रॉस स्टेट कंपैरिजन भी नहीं कर पा रहे हैं। दैन लोकल कैपेसिटी गैप है, शॉर्टेज ऑफ द ट्रेंड स्टाफ तो नहीं है, ट्रेंड स्टाफ एट द ग्रास रूट लेवल हिंडर्स द प्रॉपर डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। अब क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग करना है और लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज़ में ट्रेंड स्टाफ ही नहीं है तो कैसे होगा? जब डेटा ही नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए ट्रेंड स्टाफ को क्या करने की ज़रूरत है? रिक्रूट करने की ज़रूरत है। डिले इन सेटिंग अप स्टेट फाइनेंस कमीशन, लैक ऑफ डिवोल्यूशन। डिले हो रहा है सेटअप करने में स्टेट फाइनेंस कमीशन, लैक ऑफ डिवोल्यूशन। देन की रिकमेंडेशन क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट। की रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या है कि परफॉर्मेंस ऑडिट करना, CAG है वो शुड ऑडिट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अक्रॉस द स्टेट टू इवैल्यूएट द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ द लोकल डिवोल्यूशन। एक्चुअल में लोकल डिवोल्यूशन कितना हो रहा है ये तो CAG करता ही है, अपने को पता ही है स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि और स्टेट का कोई अलग से ऑडिटर जनरल तो है नहीं, तो CAG ही है, वही ही करेगा और कौन करेगा। देन परमानेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन सेल होगा जो कि स्टेट्स वुड सेटअप डेडिकेटेड सेल्स टू कॉन्टीन्यूसली मेंटेन एंड अपडेट फाइनेंशियल डेटा, ताकि जो स्टेट्स है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर सके? मेंटेन करे और अपडेट करे फाइनेंशियल डेटा को। देन स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग, एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए। इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म अकाउंटिंग हेड्स फॉर लोकल ट्रांसफर्स एंड अडॉप्ट अ कॉमन रिपोर्टिंग टेम्पलेट होना चाहिए सारे पंचायत का, वरना तो बहुत अलग अलग तरीके से अगर उन लोग अकाउंटिंग करेंगे तो CAG को ही दिक्कत होगी ऑडिटिंग में, है ना। तो कॉमन रिपोर्टिंग टेम्पलेट होना चाहिए, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्रॉस स्टेट कंपेरेबिलिटी, ताकि कंपेयर करना भी ईजी हो जाएगा ना। अगर ये ऐसी हेड में लिखा हुआ है सारे चीज़ तो ईजिली आप कंपेयर कर सकते हो। एंड देन स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्लासीफाई पंचायत एडवांस्ड इंडेक्स, ये पाई है ना, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की कौन सा पंचायत एडवांस कर रही है, ये सब मैट्रिक्स इनटू नीड्स परफॉर्मेंस एंड इक्विटी टू हेल्प रिफाइन फिजिकल डिवोल्यूशन फार्मूला, ताकि हम लोग फिजिकल डिवोल्यूशन फार्मूला स्टेट लेवल पे उसको रिफाइन कर सकें। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चैलेंजेस क्या? अब क्योंकि इंडिया बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में इकोनॉमी वाले सेक्शन पे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस कोई भी अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है फॉर दैट मैटर इंडिया एंड यू एंड इंडिया एंड ओमान, वो सब पूछ सकता है। तो कुछ चैलेंजेस तो आप लिखोगे ना, तो उसके लिए ये हम डाल सकते हैं कि राइजिंग ट्रेड डेफिसिट इन फिजिकल ईयर 2025 इंडिया रिकॉर्डेड अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ ओवर $50 बिलियन विद द UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशियस एंड EFTA कंट्रीज़। तो इंडिया का $50 बिलियन का क्या है? ट्रेड डेफिसिट है UAE से, ऑस्ट्रेलिया से। तो देखो इंडिया इधर UAE और इधर ऑस्ट्रेलिया एंड मॉरिशियस इधर, एंड देन EFTA कंट्रीज़। India average annual trade deficit with ASEAN, Japan and South Korea reached nearly $62 billion in the last 3 years। तो बहुत ज़्यादा अपना ट्रेड डेफिसिट है। हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर जरूर रहे हैं लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट है नहीं ना इन कंट्रीज़ को, इसलिए। तो फिर साउथ एशिया रिमेन्स द मेजर एक्सेप्शन। साउथ एशिया बस मेजर एक्सेप्शन है क्योंकि साउथ एशिया में हमारा जो है ट्रेड अच्छा चलता है, उन कंट्रीज़ का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ। तो बस साउथ एशिया है वो मेजर एक्सेप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे इंडिया का ट्रेड सरप्लस है एक्सपांडेड फ्रॉम $6.7 बिलियन से $20 बिलियन हो गया ड्यूरिंग दी सेम पीरियड। तो साउथ एशिया में अपन बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रेड सरप्लस है साउथ एशिया में। बाकी जगह लेकिन जो UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, EFTA कंट्रीज़, उन सब के साथ तो अपना ट्रेड डेफिसिट है। टैरिफ असिमेट्री भी दिक्कत है। FTA रिड्यूस करता है इंडिया का हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़। FTA है वो रिड्यूस कर देता है इंडिया का हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़
मेकिंग फॉरेन गुड्स चीपर इन इंडिया। अब क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हो तो टैरिफ ड्यूटीज़ होगी वो कम हो जाएगी। अदरवाइज़ इंडिया क्या करता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाता था, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़, तो उसके कारण कॉस्टली होता था। लेकिन अब तो ये नहीं रहेगा क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो रिड्यूस हो जाएंगी, और जिसके कारण क्या होगा, जो फॉरेन गुड्स है वो सस्ते पड़ेंगे इंडिया में, और सस्ते पड़ेंगे तो इंडियंस है दे विल डिमांड मोर, और डिमांड करेंगे तो और ज़्यादा इम्पोर्ट होने लगेगा, तो इंडिया का तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया ना। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स गेन्स लिटिल इन द कंट्रीज इन वेयर द टैरिफ वर ऑलरेडी लो। जहाँ पर टैरिफ ऑलरेडी लो है वहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बहुत कम ही अटेंशन पा रहा है, क्योंकि इंडियन जो भी गुड्स है वो उतना ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में, डिमांड नहीं है इन कंट्रीज़ में, है ना। देन लो यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स। यूटिलाइजेशन है इंडियन एक्सपोर्टर्स का वो भी कम है, ओनली 20 to 30% ऑफ द एलिजिबल इंडियन एक्सपोर्ट्स यूज़ FTA प्रेफरेंसेस। तो सिर्फ 20 से 30% ही इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं FTA प्रेफरेंसेस को, बिकॉज कंप्लाइंस कॉस्ट भी है ऑफन ओवरवेट द टैरिफ बेनिफिट। टैरिफ से जो बेनिफिट हो रहा है ना उसके जगह वो जो कंप्लाइंस करना होगा ना उनको, उन कंट्रीज़ जिनके साथ FTA है उन कंट्रीज़ को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स, तो उसमें जो कंप्लाइंस कॉस्ट है वो इन्वॉल्व रहता है, तो उससे आउटवे हो जा रहा है जो टैरिफ बेनिफिट है वो। तो टैरिफ बेनिफिट उतना ज़्यादा है नहीं जितना कि कंप्लाइंस कॉस्ट है, तो कंप्लाइंस कॉस्ट है उसको अपने को कम करना पड़ेगा। इसी के जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो ये डाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी FTA का इशू है। देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, हायर ड्यूटीज़ ऑन दी रॉ मटेरियल। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि रॉ मटेरियल से उन पर हायर ड्यूटीज़ लगाई जा रही है एंड लोअर ड्यूटी ऑन दी फिनिश्ड गुड्स, इंक्रीजेज द कॉस्ट फॉर दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, जिसके कारण जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए कॉस्ट बढ़ जा रहा है। देन शिफ्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड, फर्म्स इंक्रीजिंगली प्रिफर मेक इन आसियान। तो जो भी फर्म्स है वो इंक्रीजिंगली क्या प्रेफर कर रहे हैं कि वो आसियान में बना रहे हैं प्रोडक्ट को एंड सेल कर रहे हैं इंडिया में, ड्यू टू दी चीपर प्रोडक्शन एंड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। क्योंकि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाता है एक तो इंडिया में, एंड चीपर प्रोडक्शन होता है क्योंकि वहाँ पर लेबर मिल जाते हैं ईजिली, है ना। तो इसलिए आसियान में वो प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया में सेल कर दे रहे हैं। तो ये सारे FTA में दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत बढ़ा हमने, एक तो राइजिंग इंडियाज ट्रेड डेफिसिट, दूसरा टैरिफ में असिमेट्री है, देन लो यूटिलाइजेशन बाय द इंडियन एक्सपोर्टर्स, एंड देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, देन शिफ्ट है मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड, शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड। फिर वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है कि हम लोग टैरिफ को रैशनलाइज करें, अलाइन करना टैरिफ को ऑन दी इंडस्ट्रियल इनपुट्स विद दी FTA कमिटमेंट्स टू स्ट्रेंथन दी डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स एंड रिड्यूस द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम करो, एंड देन कंप्लाइंस कॉस्ट को कम करो ताकि टैरिफ का बेनिफिट रीप कर किया जा सके बाय दी एक्सपोर्टर्स, ईज ऑफ द कंप्लाइंस, वही मैं बोल रही थी। एंड देन बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करेंगे तभी जो फर्म है मैन्युफैक्चर कर रही है जो आसियान में वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करे, है ना। देन स्ट्रेंथन करना इंडिया का इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फिर नेक्स्ट है कनेक्टर अवार्ड देख लें, मैटरनिटी, ये भी अगेन मेंस में यूज़ होगा। तो मैटरनिटी क्या है, मैटरनिटी में कौन सा न्यूज़ था, PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो मदर के लिए होगा, लॉन्च किया गया था 2016 में। कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थ्रू दी नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक। मदर है वो पूरी फैमिली का वेलफेयर करती है तो उससे याद रख सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव एंड गोल, प्रोवाइड फ्री हाई क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू दी प्रेग्नेंट, जो भी प्रेग्नेंट है उनको एंटीनेटल केयर हाई क्वालिटी का दिया जाएगा फॉर सेफर प्रेगनेंसीज के लिए, दो अर्ली रिस्क डिटेक्शन एंड टाइमली इंटरवेंशन। कैसे करेंगे, थ्रू रिस्क डिटेक्शन की कितना रिस्क है, किसी का प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है ना, तो रिस्क डिटेक्शन करेंगे और टाइमली इंटरवीन भी करेंगे, है ना, कि क्या किया जा सकता था या पहले ही वो कर लेंगे रिस्क जब आप डिटेक्ट कर लोगे तो। देन टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे एंड सर्विस डिलीवरी, तो प्रेग्नेंट वुमेन इन 2nd and 3rd ट्राइमेस्टर, ये वाले UPSC ने पूछा था कौन कौन सा, तो ट्राइमेस्टर डाल दिया था, है ना। तो ट्राइमेस्टर मतलब देखो
9 मंथ का होता है प्रेगनेंसी पीरियड, 3, 6, 3, 3, 9. दिस इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस वन इज़ थर्ड ट्राइमेस्टर. तो प्रेग्नेंट वेमेन होंगी, उनको जो बेनिफिट एंड सर्विसेज डिलीवरी होगी, कौन कौन एक्सेस कर सकती है? सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वाली प्रेग्नेंट वेमेन विथ प्रायोरिटी टू दी हाई रिस्क केसेस एंड ड्रॉप आउट्स. और इनमें भी उन केसेस को प्रायोरिटी दिया जाएगा जिनका हाई रिस्क केसेस है. Schedule and location services are provided on the 9th of every month at designated government health facilities. तो 9वीं तारीख को हर महीने के डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. देन डॉक्टर वॉलंटियर सिस्टम में प्राइवेट डॉक्टर्स वॉलंटियर ऑन द 9th रिकॉग्नाइज्ड बाय द आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड. तो यहाँ पर जो बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं 9th तारीख को हर मंथ के, वो भी कहाँ पे? ऑन दी 9th रिकॉग्नाइज्ड बाय दी आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है. देन कॉम्प्रिहेंसिव केयर इंक्लूड्स द क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर. तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर होगा, वहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर होंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड देन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी, मेडिसिन एंड एसेंशियल काउंसलिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड बर्थ प्लानिंग. देन एक्सटेंडेड PMSMA स्ट्रैटेजी लॉन्च्ड इन 2022 टू स्ट्रेंथन फॉलोअप केयर. और फॉलोअप केयर के लिए भी इसमें है ना. देन क्या होगा? दिस इंश्योर्स हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आर ट्रैक्ड कॉन्टीन्यूसली अंटिल अ सेफ डिलीवरी इज अचीव्ड. तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको अच्छे से ट्रैक किया जाएगा ताकि सेफ डिलीवरी अचीव किया जा सके. बैक्ड बाय द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द बेनिफिशरी एंड आशा वर्कर्स एज वेल एज द SMS अलर्ट सिस्टम भी होगा इनमें. इम्पैक्ट ऑन अचीवमेंट क्या होगा? सक्सेसफुली प्रोवाइडेड एंटीनेटल केयर सर्विसेज इन्होंने इस स्कीम में प्रोवाइड किया सक्सेसफुली 7.5 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को. देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ड्रॉप्ड फ्रॉम 87 लाख live births in 2022-24 from 130 in 2014-16. Then integration with the broader healthcare ecosystem से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है स्कीम को. तो जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, वहाँ पे क्या हो रहा है? इज़ इंटीग्रेटेड विद दी अदर मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम. बाकी जो गवर्नमेंट के मेजर प्रोग्राम है उनसे इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द मैटरनल हेल्थ इंक्लूडिंग जननी सुरक्षा योजना प्रमोट्स institutional deliveries and has benefits over 11 crore women, 11.9 crore मतलब basically 12 करोड़ women since 2014-15. तो एक जननी सुरक्षा योजना है जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करता है. एंड देन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये शिशु के लिए होगा. तो हेल्थ केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न्स सपोर्टिंग ओवर 18 करोड़ बेनिफिशरीज. देन अदर अलाइन एफर्ट्स सुमन है, पोषण है, फिर पोषण अभियान हो गया. देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड लक्ष्य है. देन विच कलेक्टिवली एड्रेस द न्यूट्रिशन मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड लेबर रूम क्वालिटी. जो लेबर रूम क्वालिटी है उसको भी देखेगा. देन 2 न्यूज़ और है 9th वाले का. जोजिला टनल के बारे में देख लेते हैं. तो वैसे भी UPSC टनल वगैरह के बारे में पूछना चालू कर दिया तो पढ़ लेता है. जोजिला टनल कहाँ पर है? नाम से समझ आ रहा है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में होगा, है ना. जोजिला पास उतरी है तो जोजिला टनल जो है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर 13.14, अच्छा डेटा है, 1314, इतना लॉन्ग है वो. हॉर्सशू शेप है, हॉर्सशू शेप ऐसा होता है. सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल, तो सिंगल ट्यूब ही है बट बाई डायरेक्शनल, जाने का आने का, ठीक है. तो बाई डायरेक्शनल टनल एट 11,578 फीट एल्टीट्यूड बिटवीन गंडेरबाल कश्मीर एंड द्रास इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख. तो किसको कनेक्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए. पहली बात तो एल्टीट्यूड देख लो, तो 11.5 फीट एल्टीट्यूड है, लगभग 11,500, याद रख लेना, इतना एल्टीट्यूड है. बिटवीन गंडेरबाल कश्मीर से लद्दाख. तो ये देखो इंडिया का मैप, दिस इज़ कश्मीर, इधर लद्दाख. तो ऐसे टनल है, ठीक है. कश्मीर का गंडेरबाल से, तो कहाँ से? गंडेरबाल है वो कहाँ का? कश्मीर का. द्रास तो गंदा करके याद रख सकते हैं, गंदा. तो गंदेर द्रास कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी
लद्दाख कंस्ट्रक्शन फीचर क्या है, बिल्ट यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग, ऑस्ट्रेलियन पढ़ रही थी मैं, खुद ही गलत पढ़ रही हूँ, ऑस्ट्रियन टनलिंग है, ठीक है, उसके मेथड से बनाया गया है, एंड स्मार्ट टनल सिस्टम, ठीक है, विथ स्मार्ट टनल सिस्टम, तो स्काडा सिस्टम, ठीक है, स्काडा। फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, पार्ट ऑफ श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे का पार्ट है। देखो श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, कारगिल लेह ये सब इधर लद्दाख साइड है, तो हो गया, कारगिल तो लद्दाख में ही है, लेह और आगे है ना। हाईवे इन्हांसिंग द सिविलियन एंड मिलिट्री मोबिलिटी, दोनों को इन्हांस करेगा। विल प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस प्रोवाइड करेगा। लद्दाख एंड बिकम द इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल है एंड एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है बाई 2028। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल, रोड वाला टनल है, ठीक है, टनल तो है लेकिन रोड बना है इसमें से, ठीक है, क्या नाम है, जोजिला टनल में रोड है, बाई डायरेक्शनल है। और एशिया का क्या है, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वन डायरेक्शन वाले में कोई और होगा, तो एशिया में अगर देखेंगे तो लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है बाई 2028। देन ज्ञान भारतम मिशन, ये क्या है, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स है अक्रॉस इंडिया को, वो सब सर्वे मैप्स को रखा जा रहा है। तो ज्ञान भारतम सर्वे मैप्स ओवर 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स अक्रॉस इंडिया। ज्ञान भारतम मिशन नेशनल मिशन टू सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व ओवर 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स अक्रॉस इंडिया। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये याद रखने वाली चीज़ है। देन डिजिटल प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, कैटलॉगिंग एंड दी शेयरिंग ऑफ इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। फिर क्या होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट कवर्ड इंक्लूड्स पाम लीफ, पाम के लीफ को भी इसमें कवर किया गया है, बिर्च बाक, दैन पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट इन संस्कृत, पर्शियन एंड रीजनल लैंग्वेजेस। फिर 5 पिलर्स है इसमें, सर्वे एंड कैटलॉगिंग, कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन, ट्रांसलेशन एंड रिसर्च एंड आउटरीच, ये 5 पिलर्स हैं, सर्वे, कैटलॉगिंग, कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन, ट्रांसलेशन एंड रिसर्च एंड आउटरीच। एंड विद दिस 9th वाला का तो ख़त्म हो गया। 10th जून का वी विल डू नेक्स्ट, क्योंकि 9 जून का काफ़ी बड़ा भी हो गया था।